दुनिया में रहने वाले सभी इंसान, चाहे वो एक दूसरे से दिखने में कितने ही अलग क्यों ना हो, चाहे वो अलग-अलग लैंग्वेजेस, अलग-अलग ट्रेडिशन को क्यों ना फॉलो करते हो और चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, वह सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम सभी इंसान दो ऐसे इंसानों से कनेक्टेड हैं जो कि आज से कुछ 200 से 300,000 ईयर्स पहले रहते थे। हम सभी इंसान एक औरत और एक आदमी से रिलेटेड हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें जो डीएनए मौजूद होता है, वह सिर्फ मदर से पास होता है। इसका मतलब आपके पहले मदर्स की एक लंबी लाइन थी जिसकी वजह से आप पैदा हुए हैं। इसी तरह अगर आप एक मेल हैं तो आपके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये वाई क्रोमोसोम आपको सिर्फ आपके फादर से मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पहले एक लंबी लाइन थी फादर्स और उनके फादर्स की जिससे आप पैदा हुए। और आज के वीडियो में हम इन्हीं दो ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे जो कि हिस्ट्री में अलग-अलग टाइम पे जिंदा थे और एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे भी रहते थे, लेकिन एवोल्यूशन और कुछ लकी सर्कमस्टांसेस की वजह से इन दोनों ह्यूमंस ने अपना जेनेटिक मटेरियल हम सभी ह्यूमंस में आज पास किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया और वाई क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आज से कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, जिसे कि एक दूसरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ने खा लिया और इस बड़े सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर सोर्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया और इसीलिए आज भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ हमें अपनी मदर से मिलता है। वाई क्रोमोसोम दोनों सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स और वाई में से छोटा वाला क्रोमोसोम है। अगर आपके 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स है तो फिर आप बायोलॉजिकली एक फीमेल है और अगर ये क्रोमोसोम्स एक्स और वाई है तो फिर आप बायोलॉजिकली मेल है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो फादर और मदर में पाए जाने वाली ये क्रोमोसोम्स आपस में रिकंबाइन करते हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चों में अपने दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के मिक्स होने को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। पेरेंट्स में पाए जाने वाले एक जैसे क्रोमोसोम्स आपस में रिकंबाइन कर सकते हैं, लेकिन फादर्स में पाए जाने वाले वाई क्रोमोसोम का मदर्स के क्रोमोसोम में कोई पार्टनर नहीं होता, इसीलिए वाई क्रोमोसोम रिकंबाइन नहीं करता और इसीलिए वाई क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल जनरेशन ओवर जनरेशन फादर्स के थ्रू पास होता रहता है। और बिल्कुल इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी किसी और से रिकंबाइन नहीं होता क्योंकि इसका कोई पार्टनर नहीं होता और इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी जनरेशन ओवर जनरेशन मदर्स की एक लंबी लाइन के थ्रू पास होते रहता है और इसी जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को स्टडी करके साइंटिस्ट ये बता सकते हैं कि आज धरती पे प्रेजेंट सभी ह्यूमंस सिर्फ दो इंसानों से कनेक्टेड है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी ह्यूमंस के माइग्रेशन को अच्छे से समझा सकती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करके हमें यह पता चला कि ह्यूमंस कैसे नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए। इवन दो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बाकी किसी डीएनए के मटेरियल से रिकंबाइन नहीं करता है, लेकिन इसमें टाइम के साथ धीरे धीरे म्यूटेशंस आते रहते हैं और इन म्यूटेशंस की रेट प्रिडिक्टेबल है और ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होकर जनरेशन ओवर जनरेशन किसी भी पॉपुलेशन में पास होते रहते हैं, जिनसे कि कुछ जेनेटिक पैटर्न्स बन जाते हैं और साइंटिस्ट जेनेटिकली सिमिलर ग्रुप्स को हैप्लोग्रुप्स कहते हैं। अगर आप में और एक दूसरे इंसान में काफी सारे माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन सेम है या सिमिलर है तो इसका मतलब आप एक सेम हैप्लोग्रुप को बिलोंग करते हैं और काफी लंबे टाइम तक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के इन्हीं म्यूटेशंस को स्टडी करके साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि सबसे ज्यादा हैप्लोग्रुप डाइवर्सिटी अफ्रीका में पाई जाती है। इनफैक्ट अगर आप नॉन अफ्रीकन डिसेंट के हैं तो आप L3 हैप्लोग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर काफी सारे सब ग्रुप्स पाए जाते हैं।
अफ्रीका में सबसे ज्यादा हैप्लोग्रुप डायवर्सिटी इसीलिए पाई जाती है क्योंकि यहीं पे हमारी जेनेटिक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पुरानी है। ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए और काफी लंबे टाइम तक अफ्रीका के अंदर ही सीमित रहे। इवेंचुअली जब कुछ लोगों ने अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करना शुरू किया, तो यह पूरी अफ्रीकन पॉपुलेशन की जेनेटिक डायवर्सिटी का बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन फॉर्म करते थे। और इसीलिए अफ्रीका के बाहर जो लोग गए और जिन्होंने इवेंचुअली पूरी दुनिया में पॉपुलेशंस को एस्टैब्लिश किया, वो सभी एक ही हैप्लोग्रुप यानी कि L3 को बिलोंग करते थे। इसीलिए अफ्रीका के अंदर इतनी ज्यादा जेनेटिक डायवर्सिटी है और अफ्रीका के बाहर काफी कम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल में म्यूटेशन की रेट प्रिडिक्टेबल होती है और म्यूटेशन की इसी रेट को यूज करके साइंटिस्ट ये बता सकते हैं कि कोई भी लिनिएज दूसरी लिनिएज से कब स्प्लिट हुई थी। साइंटिस्ट ने अफ्रीका के बाहर दुनिया में पाए जाने वाले सभी मेजर लिनिएजेस की जेनेटिक म्यूटेशंस को ट्रेस किया है और टाइम में पीछे जाने पर जब ये सारे जेनेटिक म्यूटेशंस एक पॉइंट पे या एक टाइम पे कन्वर्ज करते हैं, तो यह वह टाइम था जब अफ्रीका से बाहर माइग्रेशन शुरू हुआ था और यह टाइम लगभग आज से 70,000 ईयर्स पहले था। और टाइम में और भी पीछे जाने पर साइंटिस्ट ने यह पाया कि आज पाए जाने वाले सभी मेजर हैप्लो ग्रुप्स सिर्फ एक फीमेल एंसेस्टर पे जाके कन्वर्ज करते हैं, जो कि आज से कुछ 200,000 ईयर्स पहले रहती थी। यह फीमेल एंसेस्टर फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन नहीं थी या फिर उस टाइम पे जिंदा अकेली मॉडर्न ह्यूमन नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी फीमेल थी जिसका जेनेटिक मटेरियल आज हम सभी ह्यूमंस में पाया जाता है और ऐसा सिर्फ एक चांस की वजह से हुआ था। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी जनरेशन में एक वुमेन के सिर्फ सन्स हो सकते हैं। अगर किसी वुमेन के एक जनरेशन में सिर्फ सन्स होते हैं, तो फिर उस वुमेन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसी जनरेशन में स्टॉप हो जाता है और उसके आगे फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर है वो एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने फीमेल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दिया और उनके फीमेल ऑफस्प्रिंग्स ने और भी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दिया एक अनब्रोकन लाइन में, जो कि लगभग 200,000 ईयर से चल रहा है। इसी तरह अगर आप वाई क्रोमोसोम को देखें, तो फिर अगर किसी जनरेशन में किसी फादर के सिर्फ डॉटर्स होते हैं, तो उनके वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल उस जनरेशन से आगे नहीं बढ़ता है। वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल सिर्फ फादर से सन्स और सन्स से उनके सन्स में पास हो सकता है। वाई क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट म्यूटेशंस को स्टडी करके साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि हम सभी ह्यूमंस का सबसे रीसेंट एंसेस्टर आज से कुछ 200 से 300,000 ईयर्स पहले रहता था। इस वाई क्रोमोसोम एंसेस्टर की भी एक अनब्रोकन लाइन है थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस की, फादर्स और उनके सन्स की। आज हम अभी बहुत अच्छी तरीके से ये नहीं समझते हैं कि आखिर इन्हीं दोनों इंसानों ने हम सभी इंसानों को अपना जेनेटिक मटेरियल आखिर कैसे पास किया। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि आज से कुछ 200 से 300,000 ईयर्स के बीच में ह्यूमन पॉपुलेशन में एक काफी बड़ा बूम आया हो, जिनसे इन दोनों एंसेस्टर्स के बच्चों के सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि यह अपने जेनेटिक मटेरियल को आगे पॉपुलेशन में डिस्पर्स कर सकते हैं। और इसी के साथ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा आया होगा जब हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन काफी ज्यादा श्रिंक कर गई होगी। धरती पर हम मॉडर्न ह्यूमन सिर्फ 15 से 20,000 के नंबर्स में ही बच गए होंगे और इस 15 से 20,000 के ग्रुप में वह ह्यूमंस भी थे जो कि इन पहले दो एंसेस्टर से डिसेंड हुए थे। तो हम ह्यूमंस के कॉमन एंसेस्टर को ढूंढने की स्टोरी इन्हीं दो ह्यूमंस के बर्थ के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि हम इन ह्यूमंस के बर्थ के पहले के टाइम को स्टडी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस में इन दोनों जेनेटिक मटेरियल के अलावा काफी ज्यादा और जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है और साइंटिस्ट अब इन्हीं जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि साइंटिस्ट हम ह्यूमंस के एवोल्यूशन और हमारी एंसेस्ट्री को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.